नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके सीबीटी आईटीआई एग्ज़ाम हो रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए डे बाय डे हम आपको बता रहे हैं, हर दिन आपको अपडेट दे रहे हैं। 22 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, लगभग हर दिन के क्वेश्चंस आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ही हम तक पहुंचा रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है क्लासेज कहाँ से अटेंड करी, कैसे क्वेश्चंस उनको मिले। 31 अगस्त 2024 का ये पेपर है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप इन प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। क्यों अच्छे से पढ़ लेना? क्योंकि हमारे आईटीआई एग्ज़ाम में एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस पेपर के रिपीट बड़े होते हैं, यानी आज जो आया है वो कल आने की फिर संभावना रहती है। इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। क्लास से, चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसी क्लास से जुड़े हैं तो पहला काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, हमें भी सपोर्ट करें। आपको बता दूं, मेरी बच्चों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो क्लासेज है, जो पेपर है वो पूरा हमारी क्लासेज में से आ रहा है। एग्ज़ाम से पहले हमने आपको 20 क्लासेज दी थी टॉपिक वाइज, जिनमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस थे, और 15 क्लासेज दी थी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे वर्ष 2021, 22, 23 में आए थे। तो आपकी इन दोनों क्लासेज को अगर आप देखते हैं तो 35 क्लास बन रही है। स्पीड डबल कर लो, लगभग आपकी 16-17 क्लास में काम हो जाएगा। डबल स्पीड करके फटाफट देख लो। 100% पेपर उन्हीं में से आ रहा है, पूरा पेपर यहीं से फंस रहा है जो हमने करवाया है। तो भाई 100% नंबर के लिए 100% कीजिए तैयारी। चैनल की प्लेलिस्ट आईटीआई एग्जाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वो सारी क्लास आपको मिल जाएगी। साथ में सेकेंड ईयर की भी है, आपकी भी है, दोनों की एक ही प्लेलिस्ट में डाली हुई है, तो ज़रूर देखना। और पहले आज के क्वेश्चंस देख लो, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे। और उस बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं तो मैं वैसे ही आपके सामने ले आया एज इट इज़, और इसलिए ले आया कि पता लग रहा है एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, देखना। उस बच्चे ने ना सारी चीज़ें बराबर लिख रखी है जो मैं वीडियो में बोलता हूँ। ये होती है तैयारी वास्तव में, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिएगा। इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक प्लीज़, अपने दोस्तों तक शेयर करने का काम जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ भी डाल देते हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से ले लेना। आ जाओ शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सवाल पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर में बकोलेज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। बकोलेज रिले में एक टॉप स्विच होता है, एक नीचे बॉटम में भी लगता है, 2 स्विच लगते हैं। वो कह रहे थे टॉप फ्लोट स्विच का काम क्या है। देखो, जब बकोलेज रिले की बात अगर मैं करूँ तो एकमात्र ऐसी रिले जो केवल ट्रांसफार्मर में लगती है, मोटर में कहीं नहीं लगती। गैस एक्चुएटेड रिले होती है। ट्रांसफार्मर में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इंटरनल किसी तरह का फॉल्ट आता है तो ये प्रोटेक्ट करता है हमें। क्या करता होगा, इसमें 2 फ्लोट लगे रहते हैं जो रिले को ऑपरेट करने का काम करते हैं। तो जैसे ही ओवरलोडिंग होती है तो ये टॉप फ्लोट जो होता है ना, फ्लोट जो होता है, ये हमारी रिले को कमांड दे देता है, रिले कॉइल के कॉन्टेक्ट को एन से कर देता है। भी फ्लोट है, वो फ्लोट ऊपर उठेगा ना, तो उस फ्लोट का एक कॉन्टेक्ट ऐसे होता है, यूं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये वाल्व, ये यहाँ मान लो फ्लोट है, अब ये फ्लोट जैसे ऊपर उठेगा ना तो ये इसके साथ टच होगा, टच होते ही सर्किट बन गया, सर्किट बनते ही कॉइल पिकअप होगी और ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। तो ये ओवरलोड के समय प्रोटेक्ट करता है। बी उत्तर है। एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन। ओवरलोडिंग कंडीशन में ये रिले को एक्टिवेट करवाता है, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन करता है, ट्रिप करवाने का काम करता है। ठीक है, अगला सवाल, बकोलेज रिले का काम क्या है। ये भी सवाल पूछा गया था, तो ये भी मैं बता ही चुका हूँ। बकोलेज रिले ट्रांसफार्मर में हमें ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचाव करवाता है, ठीक है ना। इसका डी उत्तर आएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। इस निशान पे मत जाना, ठीक है ना, ये बच्चे के अपने निशान लगाए हुए हैं, कोई बात नहीं। जो करेक्शन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। डी उत्तर आएगा। अति भार और लघु पतन दोनों से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। ओवरलोड में कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है अभी हमने ऊपर वाले वालों में देख लिया था, है ना। देखो एक चीज़ बताता हूँ, समय निकाल कर प्लेलिस्ट की वो क्लासेस देख करके आ जाना। अगर आप इसी क्लास से जुड़े हो ना तो हो सकता है आप ये बोल दो कि यार कैसे पढ़ा रहे हो, समझ कम आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये तो अब वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक ही कहानी को बार बार दोहरा रहे हैं। आप अगर शांति से वो 20 क्लासेस देख लेते ना, मैं गारंटी देता हूँ चैनल छोड़कर कभी नहीं जाओगे। इतना एक्सप्लेन किया है एक क्वेश्चन को कि वो जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाएगा तब तक हमने छोड़ा नहीं। इतने तरीके से बताया, पक्का विश्वास है मुझे कि वो समझ में आएगा। तो आप समय निकाल कर वो 20 क्लासेस ज़रूर अटेंड कर लेना, 1 से लेकर 20 तक। वो रिपीटेड क्वेश्चन वाली भी ना देखो तो भी कोई बात नहीं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है ताकि हमें भी पता लगे कि कौन कौन बच्चे हैं जो हमारे साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है।
सवाल सुनो, ये नया क्वेश्चन है, अब तक नहीं आया था, अभी आ रहा है, इसी पेपर से आया है। क्या सवाल पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक डायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। हालांकि क्वेश्चन वैसे तो थोड़ा अधूरा है, लेकिन मैं डिटेल से बता देता हूँ। दरअसल डायनेमोमीटर प्रकार का जो एक विशेष मीटर होता है ना, हम उसे वाट मीटर के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। डायनेमोमीटर में एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर भी होते हैं, लेकिन उनको काम में नहीं लेते। उसके पीछे कारण क्या है? वाट मीटर की स्केल लीनियर होती है, पैमाना रैखिक होता है, जबकि एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर जो डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं उनका पैमाना गैर रैखिक होता है, नॉन लीनियर होता है, तो रीडिंग प्रॉपर नहीं आती। इसलिए वो कहता है कि डायनेमोमीटर प्रकार का अगर मीटर है ना, तो वो हमेशा वाट मीटर की ही होगा, और वाट मीटर शक्ति नापने के काम आता है। वो कहता है कि अगर करंट और वोल्टेज नापनी है ना, तो या तो आप PMMC उपकरण का इस्तेमाल करो या MI उपकरण का इस्तेमाल करो। वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर के रूप में सबसे ज़्यादा MI टाइप के मीटर होते हैं, क्योंकि ये AC DC दोनों पर लग जाता है। PMMC वाला केवल DC पर लगता है। डायनेमोमीटर वाट मीटर ही होता है। डायनेमोमीटर एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर को लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो कॉस्टली भी पड़ता है और सेंसिटिविटी भी कम है, उसकी सुग्राह्यता थोड़ी सी कम होती है। चलो भैया, इतना बताया है इस क्वेश्चन को, इतना बताया है, मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था इस क्वेश्चन के बारे में। कौन बच्चा होगा जिसको ये नहीं पता, बताओ? सब ने पढ़ रखा है ना। इसकी दूसरी भाषा भी मुझे बतानी है, 2-3 तरीके से। चलो मैं इसका सवाल पूछूंगा आपसे, सुनना क्वेश्चन पहले दो। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात कहलाता है। प्रभावी मान की जगह RMS मान भी लिख सकता है, और औसत मान की जगह मीन वैल्यू भी लिख सकता है। मीन को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, हिंदी में माध्य मान बोलते हैं, तो औसत को भी माध्य ही बोलते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि साइन वेव AC में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, ये मुझे कमेंट कर देना, और पूरा कमेंट करना। कई बार क्या आप जैसे आंसर लिख दोगे तो समझ नहीं आता कि इसका आंसर कर दिया, पूरा लिखना है ना कि साइन वेव AC में फॉर्म फैक्टर का मान इतना होता है। इससे क्या, जो सबसे पहले जिस बच्चे का प्रॉपर और सही आंसर आएगा, हम उसके आंसर को कमेंट को पिन कर देंगे। तो जिन बच्चों को उत्तर नहीं पता वो पिन कमेंट चेक कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि इसका सही उत्तर क्या है। वैसे तो देखो, आप में से अगर किसी को याद है तो मुझे स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर भी बताना, त्रिभुजाकार का भी बताना। मैं तीनों का बताता आया हूँ हमेशा, जब भी क्लास में आपको वैल्यू करवाइए। और एक क्वेश्चन के आसपास जितने आंसर बनते हैं, देखो मैं तो ये बोलता आया हूँ कि जितने भी संभावित क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको भी पढ़ लिया करो। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, फॉर्म फैक्टर के मान, घूम फिर के 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। साइन वेव AC में तो दोनों पढ़ो। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी नया है, पहली बार आ रहा है। इससे पहले की शिफ्टों में बच्चों ने नहीं बताया था कि ये क्वेश्चन भी आ रहा है क्या। उपकरणों के लिए AC सप्लाई में न्यूट्रल का काम क्या है? जो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेज होते हैं उसको हम फेज और न्यूट्रल 2 सप्लाई देते हैं ना, 2 तार जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं न्यूट्रल का काम क्या है। देखो क्या होता क्या है, दरअसल ये मान लीजिए फेज है, इस पे हमारा स्विच भी होता है, प्रोटेक्शन भी होती है ना, और न्यूट्रल पे अपना केवल लिंक लगता है और कुछ नहीं होता। मान लेते हैं कि ये हमारा एक हीटर है, हीटर का ये सिंबल होता है। न्यूट्रल क्या कर रहा है, नजर आया क्या? फेज यहाँ से जा रहा है और वापस सप्लाई तक आ रहा है, क्योंकि जिस सोर्स से जा रहा है उस सोर्स का सर्किट भी पूरा होना जरूरी है। अगर परिपथ पूरा नहीं होगा तो हम इसे क्लोज सर्किट बोल ही नहीं सकते, और अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? बंद परिपथ हमें चाहिए होता है। वो बंद करने के लिए वापस उस सप्लाई को लेकर आता है। इसे बोलते हैं रिटर्न पाथ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके CBT एग्जाम में तो है ही। शॉर्ट में अच्छे से याद रह जाता है। प्रोवाइड करंट रिटर्न पाथ, धारा के लिए वापसी रास्ता उपलब्ध करवाना या वापसी का पथ प्रदान करना। अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पीछे रह गया तो मैं बता देता हूँ। सवाल ये था कि MI टाइप का जो उपकरण है, मूविंग आयरन प्रकार का, मूविंग आयरन को हिंदी में बोलते हैं चल लोहे उपकरण। पूरा बता रहा हूँ, चल लोहे उपकरण का पैमाना गैर रैखिक क्यों होता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी मैंने बताया PMMC का रैखिक होता है। तो इसमें दरअसल क्या होता है कि जो डेफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि सुई को ले जाने वाले बल को विक्षेपक बल बोलते हैं, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, और वो डेफ्लेक्टिंग टॉर्क
धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। सी ऑप्शन में ये रहा। डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए इसका पैमाना गैर रैखिक होता है। बताओ सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे पता लगेगा आपके लाइक से। ऐसे एक बटन है, बस एक ही बार दबाना है उसको, है ना। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि वेरी गुड, इतने बच्चों को क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई। प्लीज़ आप हमें भी सपोर्ट करें, बहुत मेहनत लगती है यार, क्लासेस बनाओ, ये वो सब चीज़ें होती है, तो थोड़ा अप्रिशिएट आप भी कर दें। सवाल सुनो, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? ये मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था और आपके पेपर में आ भी गया। अच्छा, इनमें एक चीज़ और बताऊँ, क्वेश्चंस ना मिक्स हो रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे किसी का 30 तारीख की शाम की शिफ्ट में हुआ तो वो 31 को सुबह भेज रहा है, 31 में मॉर्निंग में किसी का हो गया तो वो भेज रहा है, आफ्टरनून शिफ्ट में किसी का हो गया तो वो भेज रहा है। बट ये क्वेश्चन वो है जो आपके इस साल सीबीटी एग्ज़ाम में आए। मैं इतना कह देता हूँ, 22 अगस्त से लेकर आज तक जो एग्ज़ाम हुए उन सब एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस आए हैं, आप यूँ समझ लीजिए। हालांकि रिसेंट है ये 30 तारीख और 31 तारीख के क्वेश्चंस है, क्योंकि बच्चों को जब टाइम मिला, जब क्वेश्चन मिले, तब वो हमें सेंड करता है और बताता है कि ये है ना। कई बच्चे तो सिर्फ इतना ही कि आज मेरा पेपर था और पूरा आप में से ही आया था जो आपने पढ़ाया। क्लास को मतलब बात को यही ख़त्म कर देते हैं। आज मॉर्निंग में मैंने देखा, उस बच्चे ने कहा कि 75 में से 70 क्वेश्चन मेरे सही है, पूरा पेपर आपकी क्लास में से आएगा, थैंक यू, बस। और कई बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस भेजते हैं कि देखो सर ये आज आए थे और ये। चलो सवाल देखो, फेज क्रम क्या होता है? दरअसल ये 3 फेज सिस्टम में ही होता है। भारत में तो सिंगल फेज और 3 फेज 2 ही सप्लाई सिस्टम है, विदेशों में 4 फेज 6 फेज भी है। अपने क्या होता है कि जब 2 अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ना हो ना, तो फेजों का क्रम सही होना जरूरी है। कैसे माय डियर? आर से आर, वाई से वाई और बी से बी ही जुड़ना चाहिए। अगर बाई चांस उल्टे फेज जुड़ गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो 2 अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करने से पहले हमें उनका फेज क्रम पता करना होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्रैक्टिकल वीडियो अपने प्लांट में। मैंने फेज सीक्वेंस चेक करके दिखाया हुआ है आपको। सर्च करना फेज सीक्वेंस वीके नॉलेज, वो वीडियो देखना, डिस्क रोटेट करती है, फेज क्रम बदल के भी दिखाया मैंने। इस मीटर का काम होता है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सप्लाई सिस्टम। 3 फेज सप्लाई आपूर्ति में फेज की सही क्रम होने को इंश्योर करना। इंश्योर करने का मतलब होता है कन्फर्म करना, निश्चित करना, सुनिश्चित करना। यानी कि इस मीटर से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ इसका फेज क्रम ये है, इसका ये है, और तभी जोड़ेंगे जब दोनों का फेज क्रम समान हो। ठीक है जी, आओ इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन वो है जो अभी 1 मिनट पहले ही हमने MI टाइप मीटर के लिए सवाल में बोल दिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संकेतक उपकरण, हिंदी में सूचक उपकरण भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे शॉर्ट में समझाऊं तो सुई वाले मीटरों की बात कर रहा है, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। पॉइंटर को 0 से आगे कौन ले जाता है? वो कहता है कि मीटर, जैसे एक एम्पीयर मीटर है 0 से 5 एम्पीयर का, वो कहता है कि इसका पॉइंटर 0 पे था अभी, इसमें ऐसा क्या हुआ थोड़ी देर बाद में कि ये 3 एम्पीयर पे आ गया? माय डियर, इसको अपन बोलते हैं डेफ्लेक्टिंग टॉर्क, हिंदी में बोलते हैं विक्षेपक बल या विक्षेपण बल। दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग फोर्स, हिंदी में बोलते हैं प्रचालन बल। आपकी पेपर में डेफ्लेक्टिंग यानी विचलन ही लिखा हुआ आएगा, इसलिए चिंता नहीं करनी है। प्रचालन बल नहीं लिखेगा, वो कंपटीशन एग्ज़ाम में लिखता है, अभी नहीं आएगा। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? इतने आराम से, इतने प्यार से बता रहा हूँ। अब भी चीज़ें अगर पीछे रह जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरे साल भर आप मस्ती करते हैं, कॉलेज में गुरुजी ज़रूरत नहीं है जाने की। अब तो 4 दिन अच्छे से मेहनत कर लो, है ना। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जितना बताया समय निकाल कर पढ़ लेना। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारा ऐप डाउनलोड करो। ITI फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, ये क्वेश्चन वहाँ से देख लेना। सवाल सुनो, AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है? AC में हमारे टोटल शक्तियाँ होती है 3, याद है क्या? मैं इकाइयाँ लिख रहा हूँ, फॉर्मूला तो वहाँ लिखा हुआ ही है। सबसे पहले वाट, ये वास्तविक शक्ति की इकाई है। VA ये आभासी शक्ति की इकाई है, इंग्लिश में अपरेंट पावर बोलते हैं। फिर वार,
यानी VAR, ये रिएक्टिव पावर की इकाई है। इसे हिंदी में प्रतिक्रियाशील या प्रतिघाती शक्ति के नाम से जानते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें बहुत कंसेप्ट के साथ क्लियर हो रही होगी आपकी। यस और नो बताते जाना। और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है फंडामेंटल AC RLC सर्किट 6 पढ़ाते हैं हम। देखो इसमें ये जो VI है ना, ये अपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति का फॉर्मूला है। स्पीड डबल कर लेना थोड़ी सी, जिनको लग रहा है कि गुरुजी स्लो चल रहे हो स्पीड डबल कर लो वीडियो की। ये √2 वाला किसी का नहीं है, ये VI cos phi वास्तविक शक्ति का सूत्र है जो वाट में है। और ये रहा आपका प्रतिघाती शक्ति या प्रतिक्रिया शक्ति। बताओ समझ में आ रहा है क्या? ये है इस क्वेश्चन का आंसर। 3 है इसमें। अगर 3 फेज सर्किट आ जाए तो इन सब के आगे √3 लिख देना, तीनों के आंसर हो जाएंगे। यानी √3 VI, √3 VLIL cos phi, √3 VLIL sin phi। एग्री? बात से सहमत हो ना? अच्छा, एक तो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर सबसे पहले कंफर्म कर लिया करो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? D है, मतलब VI sin थीटा। आपके पेपरों में इस क्वेश्चन सीधे ही आने की ज़्यादा संभावना है, बदलने की इतनी संभावना नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए पेपर वाले का क्या भरोसा, वो आपको इसके रिएक्टिव पावर की जगह एक्टिव पावर भी पूछ ले, तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान में रख लिया करो प्लीज़, है ना। 4-5 दिन की बात है, पेपर होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सुनो, RLC सर्किट में इम्पीडेंस की गणना करवा रहा है जब XL का मान XC से कम हो। एक चीज़ बस सुनना ध्यान से, यहाँ पर ना अपने टोटल 3 फॉर्मूले बनेंगे, मैं आपको तीनों ही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पूरा फॉर्मूला सुनो, R² + XL सार्वय अनुपात XC की होल स्क्वायर और √, या माइनस का निशान नहीं लगाना। ये कहता है कि बड़े में से छोटी संख्या घटानी है, ज़्यादा में से कम घटानी है, यानी इधर ज़्यादा उधर कम लिखना है। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि XL का मान कम है और XC का ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को पहले लिखना है और फिर माइनस का निशान लगाना है। यानी जब संख्याएं कन्फर्म हो जाए ना, तो यहाँ माइनस का निशान लगाना होता है। ये रहा उत्तर, Z बराबर R² + XC - XL की स्क्वायर। अगर मान लीजिए एग्जामिनर बोल दे कि XL XC से अधिक है, तो फिर XL पहले आता, C बाद में आता। फंडा क्लियर? क्यों नहीं क्लियर होगा? इस तरह से चीज़ पढ़ोगे तो क्यों क्लियर नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम होगी बताइए। सवाल सुनो, किस प्रकार का कैपेसिटर अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है ना, उसमें जो होते हैं विशेष प्रकार के छोटे छोटे होते हैं। सिरेमिक कैपेसिटर की एक विशेष होती है, सिरेमिक होता नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम कैपेसिटर बोलते हैं इनको। विशेष प्रकार की एक टेंटालम फॉइल इनमें डाली जाती है, परत डाली जाती है, वो इस्तेमाल करते हैं। डी उत्तर करना, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम। याद रखो भाई, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम। ये एक पूरी लाइन ही याद रख लो, क्वेश्चन का आंसर पता लग गया। ये फ्लेशर वाला क्वेश्चन है, न जाने आपसे कितनी बार करवा दोगे। प्रदीप्ति वाले चैप्टर में भी कराया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में भी करवाया, 23 पता नहीं 24 तारीख वाले पेपर में आया तब भी करवाया, अब चौथी बार हो रहा है। अब आज से पहले ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा था कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने फ्लेशर वाला कमेंट पहले क्वेश्चन पढ़ रखा था। पता तो लगे यहाँ तक क्लास देख कौन रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर करना अगर यहाँ तक क्लास देख रहे हो तो। सवाल सुनो, वो कह रहा है कि फ्लेशर की करंट कैपेसिटी कितनी होगी अगर एक लाइन में 100 मिली एम्पीयर करंट है। देखो फ्लेशर कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर स्टार्टिंग में, ठीक है। और इससे आगे ब्रांच कितनी है? 3 पैरेलल लाइन जा रही है। तो पहली बात तो पैरेलल में करंट जुड़ती है, तो 100 एम्पीयर मिली एम्पीयर की 3 है तो 300 मिली एम्पीयर हो गया। लेकिन आप चाहो तो यहाँ दूसरा नियम लगा दो, KCL वाला, किरचॉफ का करंट नियम लगा दो। किरचॉफ ने क्या कहा था? किरचॉफ ने ये कहा था कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। अब ये ब्रांच तो आ रही है, जबकि 1, 2 और 3 जा रही है, यानी 1 + 2 + 3 जोड़ देंगे तो वो इसके बराबर होगी।
भाई वो कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको अच्छे से पता हो तो आप उसको कई तरीके से उत्तर दे सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर 300 मिली एम्पियर है, ठीक है। आज इसके लिए कलर कोई भी नहीं है, कलर रेड ही चलेगा। आ जाओ सवाल पर, क्या पूछ रहा है। इल्यूमिनेशन फ्लक्स की इकाई पूछ रहा है। तो फ्लक्स की इकाई ल्यूमन होती है, लक्स प्रदीप्ति की इकाई है, कैंडला प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई है, और ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर और लक्स बराबर ही होते हैं, ये भी प्रदीप्ति की ही इकाई है, इल्यूमिनेंस कहलाता है। एक लक्स एक ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। दोनों में कोई भी इकाई लिख दो चलेगा। चारों इकाइयाँ याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चालकता की इकाई क्या है। चालकता प्रतिरोध का अपोजिट है, प्रतिरोध की ओम है, तो इसका महो लिख दो, हो गया, बात ही खत्म, ठीक है। वैसे ध्यान रखना विशिष्ट प्रतिरोध की भी आ रही है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की ओम मीटर है। रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, उन तीनों की इकाई ओम है। देखो इस रिले का नाम क्या है, ये नया क्वेश्चन आया, ये पहले नहीं था, ठीक है ना। तो ये जो रिले है ना, इसको बोलते हैं ड्राई रीड रिले। डायग्राम देख लो, उत्तर याद कर लो। सूखी पत्तियों वाली रिले, ड्राई का मतलब सूखी है, रीड पढ़ने वाला रीड नहीं है, रीड्स का मतलब होता है स्ट्रिप्स या पत्तियाँ, मतलब ये स्ट्रिप इसमें काम करती है, और शुष्क है, ये खाली पड़ा है, कोई चूर्ण, कोई केमिकल कुछ नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, ठीक है। ड्राई रीड रिले इसका नाम है। आज के इस क्लास में मैंने आपको टोटल 4 नए क्वेश्चन बताए जो अब तक नहीं आए थे, इसलिए आपको पूरा ध्यान देना है और छूटना नहीं चाहिए। इस हैमर को तो कितनी बार, शायद 15वीं बार हो रहा होगा इस साल, बता रहा हूँ। जबड़ा फटा हुआ है क्ला हैमर बोलते हैं, ये रहा पहला ऑप्शन, कल वाली क्लास में भी था, अगेन एंड अगेन सबके आ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ इसको। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है। तनु गंधक का अम्ल होता है, H2SO4 प्रतीक होता है। लेड एसिड सेल में H2SO4 तनु गंधक का अम्ल बोलते हैं। बस माय डियर, ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ नया मिला होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, यानी इस क्लास को शेयर कीजिए, वो क्लास को देखेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट वहाँ अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।